हेलो दोस्तों, और आप लोगों के सामने एक नया वीडियो लेकर आ गए हैं जो कि एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक से ही है। तो आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हाँ, अगर आप लोग अच्छे से नोट्स बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए तो अब टॉपिक एक एक करके आता जाएगा। अब आइए हम लोग ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीलेटर है क्या? ठीक, क्या है ऑक्सीलेटर? ऑक्सीलेटर को बोलते हैं दोलित्र, हिंदी में क्या बोलते हैं? दोलित्र। ऑक्सीलेटर है क्या? दोलित्र, दोलन करता है, दोलन जनरेट करता है। ऑक्सीलेटर क्या है? दोलन जनरेटर। एक क्लास सी एम्पलीफायर है, हमने बताया था ऑक्सीलेटर ट्यून्ड या क्लास सी एम्पलीफायर में आता है। तो ऑक्सीलेटर के बारे में पढ़ेंगे। ऑक्सीलेटर क्या है? जैसे ये मान लो तुम्हारा ऑक्सीलेटर है, ऑक्सीलेटर क्या है? ऑक्सीलेटर। इसमें क्या होता है? इसमें एक इनपुट सिग्नल तो देते ही हैं, वी आई, एक इनपुट सिग्नल क्या दिए? वी आई। और यही हम दे देते हैं पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक सिग्नल, क्या देते हैं? वी एफ बी। और वी एफ बी में क्या होता है? आउटपुट क्या है? वी ओ। तो वी ओ और माइनस वी ओ। तो इसमें क्या होता है? ऑक्सीलेटर ऑक्सीलेट करता है। ऑक्सीलेटर क्या है? एक ऐसी डिवाइस है जो बिना इनपुट सिग्नल दिए ही ऑक्सीलेटर की बात करता है। बिना इनपुट सिग्नल दिए एम्पलीफायर की बात करेगा, बिना इनपुट सिग्नल दिए वर्क करेगा। तो ऑक्सीलेटर में हम लोग पॉजिटिव फीडबैक प्रयोग करते हैं। पॉजिटिव फीडबैक के कारण इनपुट सिग्नल और आउटपुट सिग्नल सेम होता है। इसमें हम पॉजिटिव फीडबैक दे देते हैं। यहाँ से हमने पॉजिटिव फीडबैक दे दिया, इनपुट सिग्नल जा रहा है, इधर से पॉजिटिव। तो इनपुट सिग्नल और पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल सेम कला में होते हैं, जिसके कारण इनपुट सिग्नल और पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल के बीच में फेज डिफरेंस, इनपुट एंड फीडबैक सिग्नल के बीच में जो फेज डिफरेंस होगा, फेज डिफरेंस क्या होगा? 0 और 360 हर्ट्ज होना चाहिए। एक चीज याद रखो, ऑक्सीलेटर एक ऐसी डिवाइस है जो बिना इनपुट सिग्नल दिए एम्पलीफायर के बाद काम करेगा, हाई सिग्नल जनरेट करेगा। तो ऑक्सीलेटर क्या है? इसमें पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग करते हैं। आउटपुट जो इस इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम कला में होते हैं, और जिसके कारण इसका आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, इनपुट इम्पीडेंस कम होता है। ठीक, तो ऑक्सीलेटर है। तो ऑक्सीलेटर क्या है? सेम मैं ओवरव्यू आपको समझाना चाहता हूँ। ऑक्सीलेटर आपका, इसमें पॉजिटिव फीडबैक सिग्नल देते हैं, आउटपुट इनपुट इम्पीडेंस सेम होते हैं, जिसके कारण सिग्नल दोनों सेम होंगे। आउटपुट इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम कला में होंगे। आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होगा, इनपुट इम्पीडेंस लो होगा। तो और इसका फेज डिफरेंस जो होता है 0 से 360 हर्ट्ज होना चाहिए। अब बात आती है इसके लिए, ऑक्सीलेटर के लिए प्रतिबंध क्या होता है, मतलब क्या आवश्यक डिपेंडेंसी वो दिखाते हैं। तो जो ऑक्सीलेटर के लिए प्रतिबंध हमारा होता है, इसको थोड़ा इसमें नोट कर लीजिए। इसमें पॉजिटिव फीडबैक देते हैं, नोट कर लीजिए, पॉजिटिव फीडबैक तो पॉजिटिव फीडबैक देते हैं। दूसरा बात, आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, और इनपुट इम्पीडेंस लेस होता है। ठीक, तो 3-4 पॉइंट नोट कर लीजिए। तो आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, इनपुट इम्पीडेंस कम होता है, पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम में होना चाहिए, मतलब इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होना चाहिए, सेम फेज। ये चीज़ याद रखिएगा। तो सेम फेज में होना, ये सेम फेज हमने लिखा है, फेज आप लोग अच्छे से लिख सकते हो। फेज तो क्या होना चाहिए? सेम फेज में होना चाहिए। तो इनपुट
सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होना चाहिए। ठीक, तो पॉजिटिव फीडबैक का प्रयोग किया जाता है, आउटपुट इम्पीडेंस मैक्सिमम होता है, इनपुट इम्पीडेंस लेस होता है, इनपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होना चाहिए। ठीक, तो ये आपका ऑसिलेटर के कुछ हमने जो था दिखा दिया। ठीक, इसको नोट डाउन कर लीजिए। अब इसके लिए प्रतिबंध क्या है देखो बताता हूँ। अब देखो बताता हूँ, आप लोग इसको लिख लिए होंगे। अब देखो, अब आवश्यक प्रतिबंध क्या है जो ऑसिलेटर के लिए उसको दिखाता है कि वो ऑसिलेटर है। तो ऑसिलेटर दिखाने के लिए, तो ऑसिलेटर के लिए प्रतिबंध हम लोग लिखते हैं। प्रतिबंध या इसको बोलते हैं, और या इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रतिबंध। क्या है, एक तरफ से प्रतिबंध लिखे और बताएंगे। तो प्रतिबंध क्या है, पहली बात पॉजिटिव फीडबैक क्या होता है, ए बीटा 1 माइनस ए बीटा नो ए होता है। ठीक, तो क्या होता है फीडबैक, अगर हम इसको 0 रख लें, 1 माइनस ए बीटा, इसको 0 रख लें तो 0 हो जाएगा। तो 0 हो जाएगा तो क्या होगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। अब इनफाइनाइट हो गया, इसका मतलब है वह एम्पलीफायर जो बिना इनपुट सिग्नल दिए ही वेव जनरेट कर देते हैं, या जिस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन फाइनाइट होता है वह बिना इनपुट सिग्नल दिए एक्सीलेटर की बात काम करते हैं। मतलब कोई इनपुट सिग्नल की जरूरत ही नहीं है यहाँ, क्योंकि इसका वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है। और जिसका वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है तो उसका भाई ताकत पावर है तो है ही, तब वोल्टेज गेन इनफाइनाइट होता है। इससे हमको ये पता मिल गया कि जिस एम्पलीफायर का वोल्टेज गेन इनफाइनाइट हो वह बिना इनपुट सिग्नल दिए ही ऑसिलेटर की बात काम करते हैं, मतलब हाई सिग्नल जनरेट करेंगे, वह ऑसिलेटर है। तो इसका वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है तो ऑसिलेटर है। अब लूप गेन 1 माइनस ए बीटा यहाँ लिख सकते हो, ए बीटा इक्वल टू 1। अब इसका मतलब ये है जब ऑसिलेटर हमारा जैसे स्टार्ट करते स्टार्टिंग में तो उसके ऑक्सीलेशन का मान बढ़ जाएगा, जैसे बढ़ेगा तो उसके बढ़ते हुए मान का ये बीटा इक्वल टू 1 होना चाहिए, तब उसकी वजह से हमारा जो आउटपुट होगा एक नॉर्मल वेव प्राप्त होगा, मतलब प्रॉपर जो हमको मिलना चाहिए आउटपुट। उसकी वजह से हमारा, इसके वजह से हमारा ऑक्सीलेटर प्रॉपर वे से काम करेगा। समझ गए, इसको बोलते हैं लूप गेन। क्या बोलते हैं, लूप गेन। लूप गेन, तो लूप गेन का मान या फीडबैक गेन का मान 1 होना चाहिए। तो लूप गेन का मान 1 हो, तो हमारा ये भी चीज निकल गया, ये भी चीज निकल गई। इसको नोट डाउन कर लीजिए आप लोग, हम इसको ऐसे डिलीट कर। तो हमको कैसे पता हो गया कि कोई भी एम्पलीफायर ऑसिलेटर की बात कैसे व्यवहार कर रहा है, जब उसका वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है। और जब वोल्टेज गेन इनफाइनाइट है भाई, ऐसा लग रहा है उसके अंदर खुद एनर्जी है, तो वोल्टेज गेन जब इनफाइनाइट है तो ऑसिलेटर की बात व्यवहार कर रहा है, ऑसिलेटर की बात व्यवहार कर रहा है। तो इसका मतलब है बिना कोई इनपुट सिग्नल दिए, कोई इनपुट सिग्नल नहीं दिएंगे। समझ गए, तो यहाँ एक नोट डाउन करके लिख सकते हो। लिखना क्या है, देन एम्पलीफायर वर्क एज ऑसिलेटर एबव इक्वेशन, एबव इक्वेशन। तो उपयुक्त इक्वेशन के कारण हमारा जो इनफाइनाइट है इक्वेशन, इसको मान लो, इसको इक्वेशन मान सकते हो, इक्वेशन मान। तो इसका वोल्टेज इनफाइनाइट है तो ऑसिलेटर की बात व्यवहार कर रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक, तो आपकी कुछ शर्तें हैं, वो शर्तों पर हम लोग खरे उतर सकते हैं। नोट डाउन कर लीजिए। ठीक,
तो इसको आप लोग नोट कर लिए होंगे। अब बार का हाउसन एक कसौटी है या बार का हाउसन एक क्रिएशन है, तो उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक, तो बार का हाउसन एक वैज्ञानिक थे इस एक्सीलेटर में। उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल सेम कला में होना चाहिए। थोड़ा सा बार का हाउसन, अगर एक वैज्ञानिक आ गए, बार का हाउसन करके एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने कहा, उनका कहना है कि जो इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल है वो सेम कला में होना चाहिए। मतलब इनपुट सिग्नल और फीडबैक सिग्नल, ये क्या है, बीएफबी फीडबैक, इनपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होना चाहिए। दूसरी बात, उन्होंने कहा कि जो इनके बीच फेज डिफरेंस है 0 से 360 होना चाहिए। इनपुट और फीडबैक के बीच फेज डिफरेंस कितना होना चाहिए, 0 डिग्री और 360 डिग्री। और उन्होंने एक चीज और कहा कि जब बढ़ते हुए एक्सीलरेशन का मान मैक्सिमम आ जाता है तो उसे एक लूप गेन का मान ए बीटा का मान 1 हो जाना चाहिए। मतलब इतना हो जाना चाहिए, ए बीटा का मान 1 हो जाना, जिससे हमारा एक्सीलरेटर प्रॉपर वे से काम कर सके। तो 3 उन्होंने निकाला कि इनपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल सेम फेज में होना चाहिए, इनपुट सिग्नल फीडबैक सिग्नल फेज डिफरेंस 0 360 और लूप गेन का मान 1 होना चाहिए, जिससे हमारा वांछित मान में एक्सीलरेशन प्राप्त हो सके। ठीक, वांछित मान में हमारा क्या हो, एक्सीलरेशन मिल सके। ठीक, ये तो कुछ उनके नियम थे। ठीक, तो अब टाइप ऑफ एक्सीलरेटर इसमें पढ़ेंगे, कितने प्रकार के टाइप ऑफ एक्सीलरेशन मतलब दोलन क्या पढ़ेंगे, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, यहाँ पढ़ेंगे टाइप ऑफ एक्सीलरेशन, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। तो टाइप ऑफ एक्सीलरेशन की बात करें, नंबर 1 डैम्प्ड एक्सीलरेशन, डैम्प्ड एक्सीलरेशन, डैम्प्ड एक्सीलरेशन। अब डैम्प्ड एक्सीलरेशन में क्या है, डैम्प्ड में होता है ए बीटा का मान लेस देन 1, लूप गेन का मान 1 से कम हुआ। अब जब लूप गेन का मान 1 से कम हुआ तो इसमें एक एक्सीलरेशन मिलेगा, जो आपका आउटपुट है 80 है और यहाँ से एक्सीलरेशन सिग्नल मिलेगा। ठीक, तो डैम्प्ड एक्सीलरेशन ए बीटा लेस देन 1, तो क्या है, डैम्प्ड, ये पहला एक्सीलरेशन है। तो टाइप ऑफ एक्सीलरेशन में टाइप ऑफ दोलन, तो दोलन कितने प्रकार का हमारा एक्सीलरेटर मिल रहा है। तो अगर ए बीटा का मान लेस देन 1 है तो उसके मतलब हमारा डैम्प्ड एक्सीलरेशन मिलेगा। ठीक, पहला है, नोट डाउन कर लीजिए, फिगर है। अब दूसरा आएगा ग्रोइंग एक्सीलरेशन, ग्रोइंग मतलब बढ़ना, डैम्प्ड मतलब घटना, ग्रोइंग एक्सीलरेशन, इसको क्या बोलेंगे, ग्रोइंग। ग्रोइंग एक्सीलरेशन क्या होगा, इसमें क्या होगा, लूप गेन का मान 1 हो। ठीक, अब हम ग्रोइंग एक्सीलरेशन की बात करें, ग्रोइंग एक्सीलरेशन, ग्रोइंग एक्सीलरेशन में क्या होगा, यहां से आउटपुट 80, तो यहां से एक ग्रोइंग कर रहा है, बढ़ रहा है, एक्सीलरेशन का मान बढ़ रहा है। अभी भी एक्सीलरेशन हमारा प्रॉपर वे से नहीं मिल रहा है, आउटपुट हमारा कहीं बढ़ रहा है कहीं घट रहा है, नोट डाउन कर लीजिए। तो ये ग्रोइंग एक्सीलरेशन हो गया।
तो डायरेक्ट एक्सीलरेशन, ग्रोइंग एक्सीलरेशन। तो ये दूसरा है, अगर कहीं आ गया बनाने में टाइप ऑफ एक्सीलरेशन तो आप बना सकते हैं, ठीक। ग्रोइंग एक्सीलरेशन है, नोट डाउन कर लीजिए। ग्रोइंग एक्सीलरेशन। अब आता है सस्टेन एक्सीलरेशन, नोट डाउन कर लीजिए। अब आता है सस्टेन एक्सीलरेशन। सस्टेन सबसे अच्छा होता है। देखो सस्टेन एक्सीलरेशन में क्या होगा, यहाँ सस्टेन एक्सीलरेशन की बात करें, सस्टेन, सस्टेन्ड। अब सस्टेन्ड एक्सीलरेशन की बात करें तो यहाँ प्रॉपर वे में से यह एक्सीलरेशन मिलेगा एटी है, आउटपुट है। अब यहाँ क्या होगा, लूप गेन का मान 1 मिलेगा। जो तीसरा है ये सबसे अच्छा, इससे देखो हमारा सस्टेन एक्सीलरेशन एक प्रॉपर वे में से एक्सीलरेशन मिला। स्थायी युक्त दोलन वोल्टेज, इसको बोलते हैं स्थायी युक्त दोलन वोल्टेज या परमानेंट युक्त, स्थायी युक्त दोलन वोल्टेज, हिंदी में लिख सकते हैं दोलन वोल्टेज। तो स्थायी युक्त दोलन वोल्टेज हमारा ही मिल रहा है, ठीक। तो आप लोग पढ़ते रहो, मन लगा पढ़ते रहो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ोगे तभी आगे बढ़ोगे, नहीं आगे जाने की आगे तो बढ़ ही नहीं पाओगे बिना पढ़े। स्थायी युक्त दोलन वोल्टेज, ठीक। अब क्या है, क्या हो गया, टाइप ऑफ एक्सीलरेशन। अब बात करें क्या अगला, एलईडी। अब हमारा एक्सीलेटर जो होता है, टाइप ऑफ एक्सीलेटर, ये हमारा जो एक्सीलेटर होता है ये 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक एसी वोल्टेज जनरेट करता है, और एक्सीलेटर द्वारा 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज तक एसी वोल्टेज जनरेट कर सकता है। मतलब क्या करता है, 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज एसी वोल्टेज जनरेट करता है, जनरेट। और क्या करता है, एक्सीलेटर के द्वारा, एक्सीलेटर का हम उपयोग कहाँ कर, 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज तक उपयोग करते हैं। मतलब 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज, 25 मेगाहर्ट्ज, 1 मेगा में 10 पावर 6 होता है, समझ गए, 10 पावर 6 किलोवाट। तो 1 मेगा में 10 पावर 6 इतना जनरेट करता है। तो 20 हर्ट्ज से 20 किलोहर्ट्ज तक एसी वोल्टेज जनरेट करेगा, और इसका उपयोग हम लोग 500 किलोहर्ट्ज से 25 मेगाहर्ट्ज तक यूज करते हैं। अब इसका उपयोग क्या करते हैं, यूज आपका होगा, यूज से इसे लिखिए, यूज। इसका यूज रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल, रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल, रिसीवर,
और रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल रिसीवर, ETC। टेलीविजन, रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल रिसीवर, टेलीविजन, ETC, इतना यूज करते हैं। तो हमारा ऑक्सीलेटर हाई वोल्टेज जनरेट करता है, हाई वोल्टेज AC, DC नहीं AC। तो हमारा ऑक्सीलेटर क्या था, सारा हमने बता दिया। ऑक्सीलेटर यूज क्या करता है, ऑक्सीलेटर कब एम्पलीफायर का ऑक्सीलेटर हम बना सकते हैं, जब एम्पलीफायर का वोल्टेज इनफाइनाइट हो जाएगा तो उसको इनपुट सिग्नल दिए बिना इनपुट सिग्नल दिए ऑक्सीलेटर की बात काम करने, मतलब दोलन करने शुरू हो जाएगा, उसका खुद का जब वोल्टेज हो जाएगा। और टाइप ऑफ ऑक्सीलेशन बताया, बार्कहाउसन कसौटी बताया, कौन सा फीडबैक प्रयोग किया जाता है ये भी पूछ सकता है। इसमें पॉजिटिव फीडबैक प्रयोग किया जाता है। युग कहाँ होता है, रेडियो, रडार, रिमोट कंट्रोल रिसीवर, टेलीविजन, इन सब में उपयोग किया जाता है। इतना वोल्टेज जनरेट करता है, इतने में उपयोग कर सकते हैं। तो आपका जो वे है पढ़ने का अच्छे से पढ़ेगा। अब टाइप ऑफ ऑक्सीलेटर आपको बताएंगे, हार्ट रिले, कालपिट, फेज शिफ्ट, ट्यून्ड ऑक्सीलेटर, ट्यून्ड हो गया, हार्ट रिले, कालपिट, ये सब आपको बताते जाएंगे। ऑक्सीलेटर का आपका चैप्टर समाप्त हो जाएगा। सुधार।